Hello and welcome everyone to Smart IAS Foundation. You are watching Assam Prahari with me, Raj Gaurav, and on today we will discuss these topics from Assam specific current affairs. Last week जो भी असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रहे थे आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ में रहेंगे जो पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रह्मपुत्रा अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट। ब्रह्मपुत्रा अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट ना सिर्फ आसाम के लिए कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा बट इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पॉलिसी पर भी खरा उतरता है। राइट। काफी अच्छे सिग्निफिकेंस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 3 एंड 5 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। द सेकंड थिंग वुड बी रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। वल्चर्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड वल्चर कंजर्वेशन के बारे में पहले भी आसाम प्रहरी में मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन किया है जब हम लोग रानी में वल्चर कंजर्वेशन सेंटर की बात कर रहे थे रानी कामरूप सिटी में। आज हम लोग कार्बोफ्यूरेन पॉइजनिंग से वल्चर्स के जो नंबर कम हो रहे हैं और आसाम में इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 3 एंड 5 के पर्सपेक्टिव में। राइट। वल्चर्स की जो डिफरेंट वेराइटीज है एक बार मैं उन्हें भी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा उनका आईयूसीएन स्टेटस वगैरह भी। The third topic would be urban air pollution and governance failure in Guwahati especially। अभी कुछ दिनों से दो एक रोज से जो बारिश हो रही है तो एयर पॉल्यूशन से थोड़ी राहत तो मिली है क्योंकि डस्ट पार्टिकल सेटल हो गए हैं। अदरवाइज जो लोग गुवाहाटी में रह रहे हैं या गुवाहाटी जैसे बाकी सिटीज में रह रहे हैं उनको ये बात मालूम है कि एयर पॉल्यूशन एक बड़ा चैलेंज है। डस्ट इस तरह से एयर में प्रेजेंट रहता है कि इवन यंग लोगों को भी सांस लेने से रिलेटेड कई प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे तीन आज के मेन टॉपिक्स होंगे इन सब पर बेस्ड प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चंस। इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं पिछले वीक में इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके। अब हम रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात कर ले तो इस वीक मैंने तुम्हारे लिए दो टॉपिक डिसाइड किया है एक आसाम ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस से। आसाम ट्रिब्यून के मार्च 9 एडिशन में एक अच्छा आर्टिकल आया था नेपाल मैंडेट एंड इंडिया स्टिक्स कि जो चेंजेस नेपाल में हो रहे हैं अभी हम जो सेंट्रल एशिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो तो कई बार बात करते हैं बट हमारे पड़ोस में भी कभी बांग्लादेश में कभी नेपाल भूटान पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते रहते हैं तो नेपाल में ही एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं वो यहाँ इस आर्टिकल में आसाम ट्रिब्यून के इस आर्टिकल में मार्च 9 को समझाया गया था। तो यू शुड रीड दैट आर्टिकल। द सेकेंड वॉज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जहां पर यह मेंशन किया गया दैट हाउ इंडिया शुड स्टेप अप अमिड द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया टर्बुलेंस। ये जो वेस्ट एशिया वही अगेन यूएस इजराइल ईरान की जो बात कर रहे थे वेस्ट एशिया में ये जो ईरान के पास जो टर्बुलेंस चल रहा है उसमें इंडिया को कैसे स्टेप अप करना चाहिए कैसे इंडिया अगर अभी चुप रहा हमेशा के लिए तो एक स्ट्रेटजिक छवि जो होगी ना जो भी बनाने का मौका है इंडिया के पास शायद वो खो देगा। तो ये बड़े अच्छे से इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट। ये आप पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड नोट्स भी बनाना चाहो तो अपने कॉपी में बनाकर रख सकते हो। ये आज के इस वीक के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन का पार्ट था। अब हम पहले टॉपिक पर चलते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ब्रह्मपुत्रा अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट और इसके बारे में लिखा है नन अदर देन बट श्री अरूप कुमार दत्ता ने। अरूप कुमार दत्ता जी के बारे में हम लोगों ने अलग से असम ट्रिब्यून हम लोगों ने अलग से असम प्रहरी में डिस्कस किया है। तो ही इज समवन जिनकी राइटिंग्स काफी पॉपुलर हैं और काफी कुछ हमें सिखाती हैं है ना। उन्होंने आज ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट उसको लेकर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मेंशन किए। सबसे पहले हम जरा इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। इसका एक ऐसा इमेज है ये एग्जैक्टली अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। राइट। कहीं और से इमेज लिया गया होगा हम समझते हैं क्या है। ये इंडिया का पहला ट्विन ट्यूब मल्टी मॉडल अंडर वाटर टनल होगा। ठीक है जिसको लगभग 18,662 करोड़ अभी इसका प्राइमरी बनाया गया है बजट। आगे इंक्रीज हो सकता है कर दिया जाए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इस तरह से इंक्रीज होते हैं। 18,662 करोड़ से फर्स्ट ट्विन ट्यूब मल्टी मॉडल अंडर वाटर टनल बनेगा। तो ट्विन ट्यूब होने से फायदा क्या होगा ना कि ट्विन ट्यूब होने से ना 4 लेन बनेंगे। 4 लेन बनेंगे तो मतलब टू एंड फ्रो जर्नी हो सकेगी। और ये टू एंड फ्रो जर्नी में ह्यूमन मूवमेंट के साथ साथ जो हमारा अब जैसे सपोज हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी इसको यूज करेंगे तो कॉमर्शियल बूस्ट भी मिलेगा ट्रेड में भी बूस्ट मिलेगा। स्पेशली ये दो पार्ट को जो कनेक्ट किया जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर में नॉर्थ बैंक जो गोहपुर में पड़ रहा है और नुमालीगढ़ जो साउथ बैंक इन दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे ना तो हमारे नॉर्थ बैंक में रहने वाले लोग उनके लिए साउथ बैंक इन आसाम नोवालीगढ़ जहाँ पे थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न बैंक उनके लिए वो अवेलेबिलिटी होगी।
असम की कनेक्टिविटी अपने बाकी नेबरिंग स्टेट के साथ भी बढ़ सकेगी। एंड ओवरऑल पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्ट्रेटेजिक मूवमेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी और बेहतर हो सकेगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 15.79 किलोमीटर का 4 लेन टनल प्लांट है, which is being planned at 32 मीटर below the deepest points of the river bed। कि रिवर बेड का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उससे और नीचे 32 मीटर नीचे इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। उससे एक चीज क्या होगी, ब्रह्मपुत्रा का जो कॉशन की बात कर रहे थे रूप कुमार दत्ता साहब, वही यहाँ पर है कि ब्रह्मपुत्रा ना अपने रिवर बेड में, अब सिंस इतनी लार्ज रिवर है तो कई बार क्या होता है रिवर बेड इरोजन भी होता है। तो अगर हम रिवर बेड से 32 मीटर, सपोज मान लो ये रिवर बेड है और हम यहाँ 32 मीटर पे कर रहे हैं, तो इरोजन होगा भी तो ये टनल हमारा अफेक्ट नहीं होगा। एडवांटेज की बात करें तो सबसे बढ़िया एडवांटेज की जो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है घोपुर से लेकर नुमालीगढ़ का, वो अब कितने में सिमट जाएगा, 34 किलोमीटर में। तो पहले लगभग 6 घंटे लगते थे, अब बस 30 मिनट लगेंगे, आप घोपुर से नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ से घोपुर कर सकोगे, टू एंड फ्रो जर्नी। ठीक है, ये इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस थे। अब हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी की भी बात कर लेते हैं, स्पेशली लुकिंग टुवर्ड्स द चाइना एंगल। और पास में जो हमारा नेबरिंग स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसकी हम बात करें तो ये अंडर वाटर कनेक्टिविटी हमारे लिए फास्टर मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, आर्टिलरी के मूवमेंट में भी काम आएगी। जब वॉर की बात होती है, अभी हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान या इजराइल के बीच जो वॉर चल रहा है, तो हाईवेज को निशाना बनाया जा रहा है ना, फ्लाईओवर्स को निशाने बनाए जा रहे हैं, रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया जाता है, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जाता है। लेकिन अगर हम नदी के नीचे से ही टनल बनाएं तो उसको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकेगा, और उस केस में ना जो भी मूवमेंट है, पब्लिक की मूवमेंट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक आर्मी की मूवमेंट भी बनी रहेगी, वो अफेक्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ ये एक्ट टेस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही। 6 आवर 30 मिनट्स, 6 आवर का डिस्टेंस कितने मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 मिनट्स में। तो हमारे लोग जो दो अलग अलग पॉइंट पे रह रहे हैं, यहाँ पर जो हम नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ बैंक में रहने वाले लोगों के लिए साउथ बैंक में जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है वो उन तक पहुंच पाएगी, उन तक अवेलेबल हो पाएगी। जैसे कहा जाता है ना कि जो अपर असम वाला पार्ट है, जोरहाट नुमालीगढ़ वाला पार्ट है, वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न बैंक पार्ट, जहां हम बात कर रहे हैं गोपुर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है हेल्थ के भी केस में, सपोज मान लीजिए किसी को हेल्थ इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पे ये जो गोल्डन आवर जनरेट होता है कि इस टाइम में अगर हेल्थ फैसिलिटी मिल गई तो मरीज की जान बच गई, राइट। अब 6 घंटे का सफर करना बहुत बड़ा हो जाता है, जब यहाँ 30 मिनट में ही वो सफर कंप्लीट हो जाएगा तो सोचो कितनी ऐसी जानें बचाई जा सकेंगी, और मेडिकल फील्ड में भी लोगों के लिए बड़ा इंपैक्टफुल हो पाएगा। दूसरी तरफ इट वुड ऑब्वियसली डेवलप द टूरिज्म इन द स्टेट, नॉट जस्ट इन द स्टेट ऑफ असम बट इन द स्टेट ऑफ असम एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश, कि काजीरंगा अरुणाचल टूरिज्म सर्किट इससे कनेक्ट हो पाएगा। एंड रीजनल इंटीग्रेशन की मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आसाम के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो सकेंगे। सो इंपॉर्टेंस इस प्रोजेक्ट का है, देर आर मेनी इंपॉर्टेंस। इन सबको आप हेडिंग वाइज ऐसे सब हेडिंग बनाकर, जैसे मैंने सब हेडिंग बना रखा है, आप बनाकर आंसर्स भी लिख सकते हो। पर कुछ हमें कॉन्शियस रहने की भी जरूरत है। कॉन्शियस रहने की क्यों जरूरत है, उसके लिए एक तो सिस्मिक वल्नरेबिलिटी बहुत बड़ी बात है। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि आसाम यूजुअली पहले जो जोनिंग होती थी तो जोन 5 में पड़ता था, अभी जो नई जोन क्रिएट की गई है उसमें आसाम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जोन 6 में पड़ता है। तो ये हाई सिस्मिक जोन, जोन 5 या जोन 6 में पड़ना, वो एक बड़ा चैलेंज है ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ये सिर्फ अंडर वाटर टनल के लिए चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज है, जैसे हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि मोरान में वहां पर हाईवे बनाया गया जहां पर फाइटर प्लेन उतर सकते हैं, है ना, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, तो इन सब के लिए भी हाई सिस्मिक जोन एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। दूसरी बात फिर फ्लूओस सेडिमेंट्री रेजिम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, इतना ज्यादा सेडिमेंट ब्रह्मपुत्रा कैरी करती है, ब्रह्मपुत्रा में इतना मासिव वाटर रहता है, मासिव करंट रहता है, जिसे एक चैलेंज सिर्फ फ्लड का नहीं है, चैलेंज ये भी है कि कल को रिवर ब्रह्मपुत्रा अगर इरोजन अपने रिवर बेड में करने लगी तो ये 18,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो डूब जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। एंड ब्रह्मपुत्रा के अलावा कई और ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिनमें पानी काफी होता है। दे हैव वाटर फ्रॉम हिमालयन रीजन्स, दे हैव वाटर फ्रॉम साउथ ईस्ट मानसून, मानसून की वजह से भी बारिश पानी आती है। तो ये सारा चीज ने इस प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो अच्छी होगी, बट शुरुआत होने के बाद कितना सस्टेनेबल होगा, ये एक मेन कंसर्न है। इस कंसर्न को अरूप कुमार दत्ता साहब ने भी उस आर्टिकल में मेंशन किया। तो दीज आर रियली द चैलेंजेस
ये मेन चैलेंजेस हो जाएंगे, जिसको यहाँ पर हमने सेस्मिक एक्टिविटी वाले चैलेंज, सेडिमेंट्री चैलेंज एंड लिथोलॉजिकल चैलेंजेस में डिवाइड करके रखा। And so, as per these challenges, we can have the way forward, the path forward. तो path forward क्या हो गया कि प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, अच्छी बात है कि टूरिज्म प्रमोट हो गया, लेकिन हम साथ में हाइड्रोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, इनकी भी एक्सपर्ट पैनल्स की रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंट मैनर में इंप्लीमेंट करवाएं। साथ ही साथ लोकल एक्सपर्ट्स भी, लोकल एक्सपर्ट्स मतलब आसपास रहने वाली जो कम्युनिटी है, इन रिवर बैंक के पास जो रहने वाली कम्युनिटी है, जो यहाँ पर 100 सालों से 1000 सालों से रह रही है, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है ब्रह्मपुत्रा या गंगा या गोदावरी रिवर को लेकर कि अच्छा इनके बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं पर्टिकुलर सीजन में। तो उनके भी ट्रेडिशनल नॉलेज को सरकार को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग 1000 साल से वहां रह रहे हैं। जो लोग नदियों के किनारे बसे हैं, उनको पता है कि बाढ़ तो पहले भी आती थी, पर वो उससे डील कर सकते थे, पहले इतना नुकसान नहीं होता था। तो यहाँ पे ना ट्रेडिशनल नॉलेज की बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस भी आप यहाँ देख सकते हो। इंग्लिश चैनल जो है सॉरी, इंग्लिश चैनल टैलेंट जो ब्रिटेन और फ्रांस के लिए बड़ा इंपैक्टफुल होता है, तो वहां पे जब अगर इंग्लिश चैनल के नीचे से टनल बनाया गया है, ब्रिटेन और फ्रांस की जो कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है ना, ये इंग्लिश चैनल टनल, तो अगर हम उस ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस से सीख कर उसको यहाँ इंप्लीमेंट करवा सकें, तो हमारे जो चैलेंजेस थे सिस्मिक एक्टिविटी वाले, है ना, हाई वाटर कैरेज वाले, इन चैलेंजेस से हम डील कर सकेंगे। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा वो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, और साथ ही साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना जरूरी है। कि बात सही है कि हम मॉडर्न कनेक्टिविटी करें, लेकिन 18,662 करोड़ का ये जो टनल है, इसके मेंटेनेंस में कितना कॉस्ट जाएगा। और ये 18,000 करोड़ का टनल, इसके अलावा अगर और कोई भी कनेक्टिविटी पॉसिबल है आसाम में और आसाम के बाकी एडजॉइनिंग स्टेट में, तो सरकार को ऑल्टरनेटिव भी एक बार जरूर सोचना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं कि इन चीजों को कंसीडर करके हम प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, राइट। एंड सो नाउ दिस मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपका पहला मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे रहा। ये कंक्लूजन देखो जो मैं यहाँ लिख कर देता हूँ ना, ये तुम्हें आइडिया के लिए कि आप अपने मेंस के आंसर्स में सॉरी, थोड़ी मेरी आवाज सर्दी की वजह से खराब है। एक मिनट। आप कंक्लूजन में इसलिए लिख कर देता हूं कि आप अपने मेंस बेस्ड आंसर्स में आप इस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। ये रटने के लिए नहीं है, बस एक आइडिया देने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन रहा पहला, यहाँ पे आपको एनालाइज करना है इस स्टेटमेंट को 150 वर्ड्स में, मतलब 2 पेजेस में। ओके, एंड द फर्स्ट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन एज वेल, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। लास्ट वीक के जो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, उसका आंसर मैं अभी इसी सेशन के साथ अपलोड कर दूंगा। ये रहा आज का पहला प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में करोगे पढ़कर। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर। द सेकंड टॉपिक इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स एंड स्पेशली ड्यू टू कार्बोफ्यूरेन पॉइजनिंग। कार्बोफ्यूरेन पॉइजनिंग, वैसे इंडिया में वल्चर्स जो है ना, वो डाइक्लोफिनेक की वजह से भी अफेक्टेड होते हैं, बट डाइक्लोफिनेक जो होता है ना, वो इन वल्चर्स के किडनी को अफेक्ट करता है, और कार्बोफ्यूरेन जो है ना, वो डायरेक्टली इनके सांस लेने की कैपेसिटी, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ही अफेक्ट कर देता है। तो डाइक्लोफिनेक के केस में धीरे धीरे उनका किडनी फेलियर होता है, तब डेथ होती है, बट कार्बोफ्यूरेन में याद रखिएगा डेथ ना काफी फास्ट हो सकती है वल्चर्स की। समझ रहे हो, ये याद रखिएगा, कार्बोफ्यूरेन एंड डाइक्लोफिनेक आगे मैंने समझा भी रखा है। अब हम वल्चर डेथ इन आसाम की बात करें तो सिंस 2018 अराउंड 700 vultures has been died ड्यू टू द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन, जिसको फ्यूराडेन भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? फ्यूराडेन, कार्बोफ्यूरेन को। ये कॉमन पेस्टिसाइड है जिसे किसान यूज करते हैं इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। बट अब ये जो पेस्टिसाइड है, इस पेस्टिसाइड को सपोज किसी जानवर ने, अब ये पेस्टिसाइड किसानों ने खेत में स्प्रे किया अपने फील्ड में, वहां पर कोई जानवर जैसे गाय है, बकरी है, उसने खा लिया, और फिर उस गाय की जंगल में डेथ हो गई, बकरी की डेथ हो गई, उसको खुला छोड़ दिया गया, और वल्चर आके अब उस मीट को खा रहे हैं। तो वो जो कार्बोफ्यूरिन पेस्टिसाइड पहले गाय के बॉडी में गया था, अब वो किसके बॉडी में गया? वल्चर्स की बॉडी में, और फिर इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेल हुआ, डेथ हो गई। ये यहाँ पिक्चर देखो वैसा ही। समझ में आया? तो यही बात हम करने वाले हैं आज। वल्चर्स की हम पहले बात कर लें तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैवेंजिंग बर्ड्स ऑफ प्रे। स्कैवेंजर्स होते हैं, मतलब एक्चुअली में ना ये नेचुरल क्लीनिंग का काम करते हैं, क्योंकि जो डेड बॉडीज ऐसे नेचर में छोड़ दी जाती हैं, उनको क्लीन करने का काम वल्चर्स करेंगे। बट नाउ दे आर फेसिंग थ्रेट,
एक तो कार्बोफ्यूरेन की थ्रेट है, और डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वजह से किडनी फेलियर होता है। डाइक्लोफिनेक डायरेक्टली उनके ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट कर देगा, बड़ा लीथल पेस्टिसाइड है डाइक्लोफिनेक। फार्मर्स तो यूज कर लेते हैं डाइक्लोफिनेक बोल रहा हूं मैं। फार्मर जो है ये कार्बोफ्यूरेन को फ्यूराडेन के नाम से भी यूज कर लेते हैं, बड़ा लीथल पेस्टिसाइड है। बट ये हमारे वल्चर्स के लिए काफी डिवास्टेटिंग हो जाता है। होता एक्चुअली है कि लाइव स्टॉक हर्डर्स दे लेस कैटल carcasses with the poison to eliminate feral dogs that kill their cattle। फेरल डॉग्स जो होते हैं, फेरल डॉग से बचाने के लिए कई बार फार्मर्स ये भी करते हैं कि कैटल कैरकैसेस, मतलब अब किसी गाय की डेथ हो गई, बफेलो की डेथ हो गई, बकरी की डेथ हो गई, और ना वो उनके ऊपर ना ये कार्बोफ्यूरेन स्प्रेड करके ना उसको खेत के आसपास छोड़ देते हैं कि जो फेरल डॉग्स आए ना वो इनके गंध से भाग जाए, या इनको खाकर फेरल डॉग की डेथ हो जाए। लेकिन जब फेरल डॉग की भी डेथ होगा तो उसको भी कौन खाएगा? वल्चर्स खाएगा, और वल्चर्स का या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर होगा और डेथ हो जाएगी। 2018 से अभी तक 700 वल्चर्स की डेथ हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग भी एक बड़ा थ्रेट है, जिसके वजह से वल्चर्स की, जैसे व्हाइट रम्प्ड वल्चर की बात करें, इंडियन वल्चर की बात करें, स्लेंडर बिल्ड वल्चर की बात करें, उनकी डेथ होती है। डाइक्लोफेनेक के केस में किडनी फेलियर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कार्बोफ्यूरन के केस में रेस्पिरेटरी फेलियर। इंडिया में लगभग 9 वेराइटी मिलती है वल्चर्स की। देखो उसमें से कुछ वेराइटी हम डिस्कस करते हैं जो न्यूज में रहता है। जैसे आप इनको देखो, इनको इंडियन वल्चर बुलाते हैं। इनकी जो कैटेगरी है आईयूसीएन में, कंजर्वेशन की कैटेगरी, हाई प्रोटेक्शन है, इनको काफी हाई लेवल प्रोटेक्शन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब इनके नंबर्स काफी कम हो रहे हैं। एक स्पेसिफिकेशन क्या है इंडियन वल्चर का, कि मोस्टली ना क्लिफ में पाए जाते हैं, ये क्लिफ माउंटेन क्लिफ्स में। दूसरी तरफ एक है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा। स्लेंडर बिल्ड वल्चर ये ट्रीज पे मिलता है, सिलेंडर बिल्ड। और अगर हम इंडियन वल्चर की बात करें तो इंडियन वल्चर यूजुअली माउंटेन क्लिप्स पे मिलते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड द सिलेंडर बिल्ड दे आर फाउंड इन द ट्रीज, ये ट्रीज पे अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, दोनों की आयुसीन कैटेगरी क्या है? सीआर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके अलावा और भी वैरायटी है, हिमालयन गिफन वल्चर। हिमालयन गिफन वल्चर जो है ये थोड़ा अभी ज्यादा थ्रेटन्ड नहीं है, ये नियरली थ्रेटन्ड कैटेगरी में ही आ रहा है। मतलब इसको लेकर अभी ज्यादा थ्रेट नहीं है, उसके एक मेन रीजन क्या है कि ये काफी ना एल्टीट्यूड पे मिलता है। ये हिमालयन रीजन में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी रीजन में मिलता है, तिब्बतन प्लेट्यू में भी मिलता है। एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से इसके थ्रेट कम है, इसलिए आईयूसीएन ने अभी तक इसको नियरली थ्रेटन कैटेगरी में रखा है। लेकिन फिर व्हाइट रम्प्ड वल्चर, ये आपको अगेन फिर मिलेगा आसाम में, अगेन फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड। 9 वेराइटीज हैं वल्चर्स की। 9 में से एटलीस्ट ये सब जो न्यूज में रहते हैं ना, इनके बारे में याद रखना है आपको। ठीक है, 9 वेराइटीज इंडिया में ही मिल जाती हैं, ये सारे ज्यादा पॉपुलरली न्यूज में है ये चारों, तो ये मैंने मेंशन करके रखा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये वल्चर्स की वैरायटी तो हमने समझ ली, कार्बोफ्यूरेन की वजह से या डाइक्लोफेनेक की वजह से थ्रेट तो होता है। हम जरा सीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें। अभी जो ये सीजन चल रहा है ना, अभी मार्च का जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये एक्चुअली ना काफी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, बट डेंजरस भी है। इस टाइम में वल्चर्स ना अपने नंबर भी इंक्रीज करते हैं, मतलब ये इनका ब्रीडिंग सीजन है। बट इसी टाइम में ज्यादा फ्लेश ये कंज्यूम करते हैं ब्रीडिंग के टाइम में, सो दैट्स व्हाई दे इनके नंबर्स भी काफी जल्दी डिक्रीज हो जाते हैं। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो इनको एनर्जी भी चाहिए, उसके लिए मीट खाते हैं। मीट में कार्बोफ्यूरिन मिला है, डेथ, राइट। हालांकि कार्बोफ्यूरिन का अल्टरनेटिव भी है, पर उन अल्टरनेटिव को फार्मर्स हमारे अडॉप्ट नहीं करते हैं, नॉलेज कम होता है, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस है, रेगुलेटरी एंड लीगल चैलेंजेस भी कार्बोफ्यूरिन को लेकर रहता है। अभी करेंटली देयर इज नो मैंडेटरी रिकॉर्ड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कार्बोफ्यूरिन। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने फार्मर कार्बोफ्यूरिन यूज कर रहे हैं, कौन उसका अल्टरनेटिव यूज कर रहा है। तो जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो किस रीजन में कार्बोफ्यूरिन यूज हो रहा है, किस रीजन में डाइक्लोफिनेक ज्यादा यूज हो रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दैट्स अ मेजर चैलेंज। इसको लेकर क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं? तो रिसेंटली वल्चर्स का री इंट्रोडक्शन किया गया काजीरंगा में। 6 कैप्टिव ब्रीड व्हाइट रम्प्ड एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स री इंट्रोड्यूस किए गए। ये व्हाइट रम्प्ड और स्लेंडर बिल्ड दोनों वल्चर्स के बारे में ये देखो, व्हाइट रम्प्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, पेड़ों पे रहता है। दोनों मैंने डिस्कस कर लिया है ना, क्योंकि न्यूज में था। कहाँ से इनको ले जाया गया? इनको ले जाया गया रानी वीसीबीसी। रानी वीसीबीसी मतलब रानी वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। इसके बारे में मैंने पिछले साल ही पढ़ाया था एक बार तुम्हें, आसाम प्रहरी में। और आसाम प्रहरी का वो जो कंपाइलेशन है ना, आसाम ईयर बुक, वहां पर भी आपको रानी वल्चर कंजर्वेशन सेंटर के बारे में मिलेगा। एक बार उसके बारे में पढ़िए, वहां पर हमने डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग को भी डिस्कस किया था। दूसरा फिर एक क्या तरीका है जिससे कि हम लोग वल्चर कंजर्वेशन कर सकते हैं, या जो एफर्ट है वो है टेक्निकल मॉनिटरिंग।
जब इन वल्चर्स को जैसे काजीरंगा में छोड़ा गया ना, तो क्या किया गया ना, इनके गले पे ना वो सैटेलाइट ट्रैकिंग करने के लिए एक बैंड लगा दिया गया कि भाई ये वल्चर्स जहां पर भी जाएंगे इनके गले पर वो बैंड रहेगा, जिससे कि इनको ना ट्रैक किया जा सकेगा ट्रांसमीटर से। तो ये सब नए नए तरीके हैं। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नॉलेज हब आसाम में लॉन्च किया गया। किसको लेकर? वल्चर को लेकर। मतलब आसाम में क्या किया गया, वल्चर नेटवर्क नाम का एक नेटवर्क स्टार्ट किया गया, जो कि पहला डिजिटल नॉलेज हब है, जिससे कि वल्चर से रिलेटेड रियल टाइम डाटा मिल सके, रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल होगा और पब्लिक के साथ भी ये डाटा शेयर किया जाएगा। वल्चर नेटवर्क, ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। आप इसको अपने यूपीएससी के भी आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में या प्रीलिम्स में और एपीएससी में तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, दैट आसाम इज लीडिंग इंडिया with vulture network, which is the first digital knowledge hub related to real time data, real time conservation efforts of vultures। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा वल्चर नेटवर्क। बाकी इसके अलावा डाइक्लोफिनेक को बैन करना है ना, और उसके बाद बैन करने के अलावा बाकी और भी जो अदर टॉक्सिक ड्रग्स हैं, जैसे केटोप्रोफेन है, एसिलोसिफेनेक है, इनको बैन करना, ये भी अलग एफर्ट्स हैं। हालांकि इंप्लीमेंट हो नहीं पाता है, दीज आर अदर चैलेंजेस, है ना। कम्युनिटी एंगेजमेंट एफर्ट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये सब प्रेजेंट एफर्ट है जिनके थ्रू कंजर्वेशन या वल्चर्स के जो नंबर है उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट ना पहुंचे, वहां तक पहुंचने से रोका जा रहा है। बट फिर भी चैलेंज तो रह जाता है ना कि 2018 से 2025 तक या 26 तक 700 वल्चर्स की डेथ हो चुकी है। तो डाइक्लोफिनेक बैन भले करके रखा गया है, बट अभी भी मार्केट में सेल हो जाता है। कार्बोफ्यूरिन अभी भी सेल हो रहा है। सो दीज आर सम challenges because of which the number of vultures are rapidly decreasing, rapidly decrease हो रहा है इंडिया में वल्चर्स का नंबर। ठीक है, ये आपका दूसरा मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको आंसर करना है। कमेंट सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ के आंसर कीजिए। और ये रहा वन मोर प्रीलिम्स बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन वल्चर कंजर्वेशन से रिलेटेड। यहाँ पे दो प्रीलिम्स बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। पहला मैंने रखा है वल्चर कंजर्वेशन, दूसरा मैंने रखा है वल्चर्स की वैरायटी इन इंडिया से। तो तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स के अभी तक हो चुके हैं, जिसका आंसर मुझे तुमसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज अर्बन एयर पॉल्यूशन एंड द गवर्नेंस फेल्योर। हम यहाँ बात करेंगे अर्बन एयर पॉल्यूशन का। अभी बारिश से थोड़े हालात तो बाहर के सही हैं, बट अदरवाइज गुवाहाटी या फिर दिल्ली या मुंबई कुछ ऐसा ही दिखता है। दिल्ली के हालात तो और ज्यादा बद से बदतर है, और वहां पर बस भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को एलिगेशंस लगाते रहती है, और दिल्ली वाले बेचारे सफर करते हैं। तो कुछ वैसा ही हाल अभी गुवाहाटी का देखने को मिल रहा है। बायरेनी हाट रीजन, अभी भी बायरेनी हाट वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन में से काउंट किया गया। या तुम अभी चेक करना, आज बारिश का दिन है, अभी क्या करना, यह आसाम प्रहरी जब होगा ना, स्पेशली जो लोग गुवाहाटी में रह के देखेंगे, आप आज AQI चेक कीजिएगा आज शाम का। और फिर जब बारिश वगैरह खत्म हो जाएगी तो किसी रोज शाम को AQI चेक कीजिएगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। राइट। सो क्यों ऐसा होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द व्हाई देयर इज अ क्राइसिस। तो क्राइसिस है, एक जो ड्राई स्पेल गुवाहाटी में काफी बड़ा रहता है, बारिश कम होती है। अभी थैंकफुली थैंक्स टू लॉर्ड इंद्र अभी बारिश हो रही है, अदरवाइज ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, ड्यू टू मोर ड्राई स्पेल, डस्ट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, ये तो हमेशा ही चलता रहता है। रोड की खुदाई हमेशा चलते रहती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा हो कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई चली रही है। और अब वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो या रोड की खुदाई चल रही हो, चाहे वो क्या बोलते हैं जीका प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, वहां पे गाइडलाइंस नहीं फॉलो किए जाते हैं। इवन चीफ सेक्रेटरी ने भी एक गाइडलाइन दिया था, आसाम के चीफ सेक्रेटरी ने क्या दिया था भाई, कि जब भी फ्लाईओवर्स बने तो उनके नीचे जो रोड है ना, उसको मोटरेबल कंडीशन में रखो। मोटरेबल कंडीशन मतलब नीचे की जो रोड है फ्लाईओवर का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रोड प्रॉपरली बनी होनी चाहिए। रोड कैसी रहती है फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के टाइम में, तुम खुद ही सोच लो, खुद ही बता दो। दूसरी तरफ सेला साकू प्रोजेक्ट, सेला साकू प्रोजेक्ट, ये देखो सेला साकू प्रोजेक्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। ब्रीफली अगर मैं तुम्हें हिंट दे दूं, तो सेला साकू प्रोजेक्ट गुवाहाटी को फ्लड से बचाने के लिए बनाया जा रहा है। बट जरा जाकर इसके बारे में पढ़ो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ स्टूडेंट बताएंगे कि सर ये है सेला साकू प्रोजेक्ट, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए गुवाहाटी में जो अर्बन फ्लड होता है वो एक सिग्निफिकेंस तो है, बट चैलेंजेस क्या है कि वहां पे जब खुदाई चल रही है, काम चल रहा है ना, तो काफी लार्ज अमाउंट में डस्ट इमिट होता है, और गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए जाते इन डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स व्हाई मेनी हेल्थ इंपैक्ट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इलनेस, है ना, इवन फीवर एज वेल, कफ, ये सारी चीजें हो रही हैं। और वल्नरेबल सबसे ज्यादा कौन होते हैं? चिल्ड्रन, elderly people, those people who have already challenges related to respiratory system, जिनको पहले से रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर चैलेंज है, वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे गवर्नेंस फेल्योर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक्चुअली में गवर्नेंस को लेकर डायरेक्टिव कम है। जैसे अगेन वही चीफ सेक्रेटरी वाला पॉइंट, इसको आप बिल्कुल रख सकते हो कि चीफ सेक्रेटरी का ये मेजर है। कल को आपको किसी फ्लाईओवर के नीचे रोड अगर कंस्ट्रक्टेड नहीं दिखी ना, आप जाके सरकार में उस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हो
कि भाई चीफ सेक्रेटरी के डायरेक्टिव को भी आप अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करवाते हो, क्यों? जुडिशियल क्वासी जुडिशियल नॉन कॉम्प्लायंस, आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कई बार नोटिस इशू किया है, लेकिन उसको सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी, चाहे वो जीएमडीए हो या फिर बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, वो ध्यान ही नहीं देती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते रहता है। जहां तक हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, पर आप ज्यादा बोल नहीं सकते हो जुडिशरी के बारे में, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो गवर्नेंस में गैप की वजह से एग्जीक्यूटिव लेवल पर, है ना, एग्जीक्यूटिव लेवल हो गया, फिर जैसे अब यहाँ पर लेजिस्लेचर की रोल इस तरह से आ जाता है कि कल को कोई मंत्री जी कहीं आ रहे होते हैं बाहर से, दिल्ली से, तो रोड की मरम्मत हो जाती है, पर जैसे ही मंत्री जी गए रोड बह गया पानी में, फिर कल से वही धूल, वही गड्ढे। तो ये गैप होने की वजह से ना एक्चुअली में पब्लिक का ट्रस्ट भी खत्म होता है, और साथ ही साथ पब्लिक जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आता है, जिस क्लीन एनवायरनमेंट के लिए हम लड़ रहे होते हैं, जो क्लीन एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलता है, वो आर्टिकल 21 का पार्ट, बट दैट इज नॉट अवेलेबल टू अस, वो हमें अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स रियली ए सीरियस कंसर्न कि हमारे लिए तो आर्टिकल 21 भी फॉलो नहीं हो रहा है, जब किसी रोड कंस्ट्रक्शन से डस्ट हमारे तक पहुंचता है। इसलिए कम से कम जब बाहर निकलो तो आर्टिकल 21 अप्लाई हो चाहे नहीं हो, कम से कम मुंह पे मास्क लगा लो, थोड़ा डस्ट तो कम जाएगा। इवन क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या बोलता है, और साथ ही साथ कई आईपीसी या बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस, दैट नेग्लिजेंस लीडिंग टू पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स कैन बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। कि अगर पब्लिक हेल्थ हैजार्ड को नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो उसे हम क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में कंसिडर करेंगे, राइट? सो इसको लेकर ना पब्लिक में अवेयरनेस भी जरूरी है, कि पब्लिक जाकर सवाल करे उन अथॉरिटी से। हालांकि सवाल करने के बाद फिर तुम्हारे ऊपर भी दो तीन चालान ठोक दिए जाएंगे, ये उल्टा हो जाता है, बट एक्चुअली में ये आपका राइट है, एक तो फंडामेंटल राइट भी है, और भारतीय न्याय संहिता और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे लीगल प्रोविजंस भी बोलते हैं, राइट? अब खैर लास्ट में हमने एक वे फॉरवर्ड भी प्रेजेंट कर दिया है कि भाई हम स्मोक टावर्स लगाएं जहां पे कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। अब जैसे हम सीला साकू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्मोक टावर्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिससे कि डस्ट को कंट्रोल किया जा सके। हम ग्रीन कंस्ट्रक्शन मेजर्स अडॉप्ट करें, जो कई यूरोपियन नेशंस में अडॉप्ट किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वहां भी होता है, कई बार होता होगा ना, आपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा या इंस्टा पे शॉर्ट्स में देखा या कहीं प्लेटफॉर्म पे देखा कि देखो चाइना में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जापान में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इतने अच्छे तरह से कवर करके किया गया है कि डस्ट स्प्रेड नहीं हो रहा है। पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी भी बने, है ना? पॉल्यूटर पे मैकेनिज्म बने कि कल को कोई सिर्फ सरकार की बात नहीं हो रही है, कहीं कोई बिल्डर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बट अगर वो डस्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो वो भी पॉल्यूटर पे मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जितना पॉल्यूशन वो फैला रहा है उसको पे करना पड़ेगा, वो भी उसके लिए जरूरी है ना? रियल टाइम एम्बियंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाए लोकलाइज लेवल पर। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इंप्लीमेंट किया जाए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन मैनेजमेंट रूल्स को लेकर। तो इन सारी चीज में जहां पर पब्लिक एज वेल एज जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, दोनों के बीच के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, दोनों के लीगल कंसर्न्स, है ना, दोनों को अवेयरनेस, टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग, इन सारे मेजर्स को अडॉप्ट करके, कुछ तो इसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स भी हैं, जैसे स्मोक टावर्स को लगाना, ये शॉर्ट टर्म में मेजर्स हैं, और ग्रीन कंस्ट्रक्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेजर्स को अडॉप्ट करना, टेक्निकल मॉनिटरिंग बढ़ाना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स को बढ़ाना, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स में भी या मीडियम टर्म मेजर्स में भी काउंट होते हैं। तो ऐसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स को अप्लाई करके हम जो एक्चुअली में पॉल्यूशन अर्बन सेंटर्स में देखे जाते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसको कंट्रोल कर सकते हैं डस्ट को लेकर। ठीक है। तो अपने आंसर्स लिखने के टाइम में ना तुम ऐसे डिवाइड करके भी बता सकते हो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, और कुछ अपनी तरह से ढूंढ कर भी ऐड कर सकते हो। ये आपका टास्क हो जाएगा। ठीक है। सो फाइनली अनदर मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इट। आपके लिए आज 3 टॉपिक से 3 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और टारगेट रखो कि आज के आसाम प्रेरी से लेकर अगले संडे तक ये 3 मेंस के क्वेश्चंस लिख दो। और ये रहा वन मोर, फोर्थ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बंगाल फ्लोरिकन पर। तो अभी तक 4 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, और एक पांचवा भी आ गया। पांचवा आ गया किसको लेकर? अभिजीत भट्टाचार्य सर को लेकर। अभिजीत भट्टाचार्य सर जिन्होंने अभी पूरे, ना सिर्फ आसाम का बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है, एज ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। और प्री सिक्योर के सेशन में मैंने इसको डिस्कस भी किया है। तो आई होप कि आपने वो सेशन देखा हो और आज आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। पढ़िए इसके बारे में। 5 प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, सबका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। मेंस के 3 क्वेश्चन हो गए, वो प्रैक्टिस कीजिए। ये रहे आपके लास्ट वीक के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगले वीक हम लोग फिर से आसाम प्रहरी के नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।